हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। आप लोग बहुत सारा कमेंट्स करते थे कि जो हिंदी माध्यम में छात्र सिलेक्ट हुए हैं यूपी पीसीएस में, और वो भी बड़े पोस्ट पे, यानी कि डीएसपी या फिर एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू वीडियो कीजिए। तो अभी हमारे साथ है शिवांग सिंह सर हैं। डीएसपी की पोस्ट पर चयन हुआ है, वहाँ पर इनकी रैंक 13वीं रैंक है। तो आज इनसे हम बात करेंगे और पूरा जो भी आप लोग का क्वेश्चन होता है, जो भी आप लोग का डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा डिटेल यानी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सारी चीजें जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो आप सभी लोग के लिए लाता है। सबसे पहले तो आपको हमारे जो व्यूअर्स वीडियो दिख रहे हैं, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जी सर। सर, सबसे पहले तो हम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक मतलब कहाँ तक की पढ़ाई की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में CSJMU कानपुर से कंप्लीट किया था। उसके बाद 2021 में मैंने अपना PG MA मैंने किया था इतिहास से, इग्नू से, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। तो सर, यूपी पीसीएस के बारे में आपको मतलब कब लगा कि अब हमें इस तरफ चलना चाहिए? जैसे कि आप पढ़ाई करे थे इंटरमीडिएट या फिर उससे आगे क्लासों में, तो कब आपको लगा कि अब चलो हमें जो है सिविल सर्विसेज की तरफ चलना चाहिए, इसकी तैयारी वगैरह करनी चाहिए? ग्रेजुएशन के समय सबसे पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ग्रेजुएशन के समय ही मुझे UPSC या फिर UPPCS की तैयारी करनी चाहिए। तो पहला लक्ष्य मेरा UPSC ही था, लेकिन तैयारी करने के दौरान उसी समय ये पहला मैंने अटेम्प्ट दिया 2020 में UPSC का। वहाँ पर मेरा प्रीलिम्स में फेल हुआ था। प्रीलिम्स फेल होने के बाद मैंने स्विच किया UPPCS की तरफ। मुझे लगा कि पहले एक जॉब सिक्योरिटी कर ली जाए, उसके बाद मैं UPSC की फिर से स्विच करूँगा UPSC की तरफ। तो 2021 में मैंने पहला प्रयास दिया UPPCS का, और उसी में सफलता मिल गई। पहले ही प्रयास में आपने सफलता, वो भी हिंदी माध्यम से? जी हाँ सर, हिंदी माध्यम से। तो इसके लिए सर आपने कहीं पर कोचिंग वगैरह की थी या फिर खुद ही से आप तैयारी कर रहे थे? जी, मैं 2018 में मैं जनवरी में पहली बार दिल्ली आया था, और दिल्ली आकर के मैंने दृष्टि IAS ज्वाइन किया था। फाउंडेशन 20 था मेरा दृष्टि IAS में, और वहीं से मैंने सारी तैयारी की। उसी तैयारी के दौरान ही कोरोना आ गया, और कोविड में मुझे फिर से वापस गांव जाना पड़ा। वहाँ पर फिर से सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ नोट मेकिंग पूरी मेरी गांव में रह कर के हुई। उसी के साथ साथ मैंने पहला प्रयास मैंने UPPCS में दिया था। तो जैसे कि आपकी जो पूरी जर्नी रही है, तो जैसे कि कोचिंग में जो चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कि जो सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जाता है, तो उसी हिसाब से आपने पढ़ाई की थी या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी? नहीं, जो गाइडेंस मिल रहा था, सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश की कि जितना भी सिलेबस हो, उस सिलेबस को ठीक से लर्न करके हर सिलेबस के हर एक पॉइंट का एक छोटा सा नोट्स ज़रूर हो, शॉर्ट नोट्स और सारा नोट्स भी। नोट्स के साथ साथ उसका जो इनोवेशन वाला पार्ट है, हर सारे टॉपिक में इनोवेशन के तहत, जैसे कि मैप, डायग्राम या फिर चार्ट हो गया, इन चीज़ों को अलग से प्रिपेयर किया जाए। और इसको प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं ऑप्शनल की तरफ स्विच किया। ऑप्शनल को चयन करने में मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था इतिहास के रूप में, क्योंकि ये मेरा ग्रेजुएशन में और साथ में PG में भी सब्जेक्ट था, और ग्रेजुएशन के साथ ही इतिहास वैकल्पिक विषय में एक खास रुचि भी आ गई थी। उसके लिए मैंने मणिकांत सर का मार्गदर्शन लिया और फिर वैकल्पिक विषय तैयार किया। तो मणिकांत सर से आपने कोर्स वगैरह मतलब परचेज किया था, या फिर जो उनके नोट्स वगैरह आते हैं उससे पढ़ाई की थी? नहीं, मैंने परचेज नहीं किया, मैं कोचिंग कभी नहीं गया। लेकिन उनका जो स्टडी मटेरियल है, 2 तरह का स्टडी मटेरियल होता है। पहला जो क्लासरूम नोट्स, और दूसरा उनका प्रिंटिंग मटेरियल। मैंने दोनों ही परचेज़ किए थे मार्केट से, और सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा ही मैंने वो तैयार किए। और साथ में मैंने खुद से गूगल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उसके मैप्स तैयार किए थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक आंसर में या फिर हर 2 आंसर में कम से कम एक मैप ज़रूर उसमें इंक्लूड किया जाए। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपने जो बेसिक बुक आती है, यानी कि हम जैसे बात करते हैं जो 6 और 12th की NCERT वगैरह आती है, तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो वगैरह की थी? मैंने NCERT कभी टच नहीं की। ये थोड़ा सा अलग होता है दूसरे कैंडिडेट की तुलना में। मेरे साथ एक अलग ये था कि चूँकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, और मुझे बताया गया था दृष्टि कोचिंग में ही कि उनका जो प्रिंटिंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है उसमें NCERT का कंटेंट ऐड है। और उस समय इतना नॉलेज भी नहीं था कि जो उन्होंने बता दिया वो मैंने फॉलो कर लिया। अब जब लगता है कि हाँ, मैंने NCERT मिस की, लेकिन संयोग से उसका कुछ दुष्परिणाम मुझे नहीं झेलना पड़ा और सिलेक्शन हो गया। तो मैंने आज तक NCERT ज़्यादा कवर नहीं की है। सर, जब नए एस्पिरेंट आते हैं, मान लीजिए तैयारी के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है देखा जाएगा, अगर निकल जाए तो हम मेंस की तैयारी करते हैं। तो ऐसा मतलब आपके साथ कुछ हुआ था, या फिर आपने प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू की साथ ही में तैयारी की थी? अगर जो व्यक्ति या फिर जो एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं कि पहले वो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, क्वालिफाई होने के बाद ही वो पहली बार मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो पूरी तरह से असफल होने की तैयारी कर रहे हैं।
दरअसल आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए हमेशा, और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्री और मेंस, इंटरव्यू तो नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हो पाया था कि इंटरव्यू के भी साथ में कुछ ऐसी डायरी या कुछ बनाई जाए, लेकिन प्री और मेंस की मैंने साथ साथ की थी, और साथ में ही आंसर राइटिंग, फिर उसके प्री के जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने तैयार किए थे। तो सर जैसे कि प्रीलिम्स का पहला स्टेज होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स छात्रों को यहीं पर आती है, तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? जो फर्स्ट पेपर जीएस का होता है इसके लिए तैयारी वगैरह कैसे करनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए? हाँ, फर्स्ट पेपर जीएस है और उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। और यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान है करंट अफेयर का। लगभग 34 से 35, पिछली बार तो 34 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे सोर्स के साथ अच्छे से फॉलो किया जाए। मैंने 2 मैगजीन्स फॉलो की थी। पहला एक घटनासार की मैगजीन आती है 6 मंथ की, एक एडुटेरिया आती है, और एक मैगजीन है आई दृष्टि बोलते हैं उसको, वो सिर्फ एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ही रिलीज होती है। पब्लिकेशन के घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही रिलीज होती है। वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन 15 दिन पहले ही रिलीज़ होने की वजह से उसको अगर आप पहले से बिल्कुल इग्नोर करते आ रहे हैं करंट अफेयर को, तो एक साथ 15 दिन पहले ही उसको एब्जॉर्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने पहले ही करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ बनी रहे, इसके लिए मैंने 2 मैगजीन फॉलो की थी, घटनासार और एडुटेरिया। उससे काफ़ी कुछ कवर हो गया था। रही सही कसर खुद के कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने फिर वही आई दृष्टि कंप्लीट की थी, और आई दृष्टि कंप्लीट करते वक्त मैंने महसूस भी किया कि सिर्फ कुछ ही ऐसा पोर्शन है जो मेरे से छूट रहा है, और 90% तैयारी पहले से ही हो गई थी करंट अफेयर की। तो इसके लिए मतलब आपने कहीं पर यूट्यूब या फिर गूगल वगैरह का भी सहारा लिया था करंट अफेयर के लिए? नहीं, करंट अफेयर में पहले मैं लेता था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय मैंने सहारा बिल्कुल लिया था। लेकिन बाद में जब जैसे ही पता चला कि यूपीएससी का करंट अफेयर प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस के करंट अफेयर में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप किसी भी अच्छी कोचिंग का जो वेबसाइट है उससे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए ज़रूरी नहीं किसी वेबसाइट को फॉलो किया जाए। अगर आपकी हॉबी रीडिंग है और आप पढ़ना पसंद करते हैं, और यूट्यूब के बजाय अगर आप कर सकते हैं किसी मैगज़ीन से, तो उसके लिए आपकी ये 2-3 मैगज़ीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आप मैगज़ीन के अलावा भी कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि सफलता का केवल एक ही मार्ग होता है, बहुत सारे मार्ग हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। सर जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो पेपर को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो द हिंदू भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा न्यूज़पेपर खासकर हिंदी माध्यम के लिए अच्छा होता है? मुझे वही लगता है जो मैंने खुद फॉलो किया। मैं भी बिल्कुल द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में सहज नहीं हूँ, ये मैं स्वीकार भी करता हूँ, और मैंने ये किया भी। मैंने आज तक कोई भी न्यूज़पेपर ना तो हिंदी मीडियम ना तो इंग्लिश माध्यम में किया। जब मुझे लगता है कि जब मंथली करंट अफेयर को मैगज़ीन के द्वारा PYQ के बेस पर या फिर एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन के आधार पर ठीक से तैयार करके दिया ही जाता है, तो हम क्यों मटेरियल हंटिंग करें उसमें। और उसके बजाय अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर लें उसी समय में, न्यूज़पेपर के समय में, तो मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। तो मैंने न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ा, बल्कि डेली आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। जी सर। यहाँ पर जो दूसरा पेपर होता है सीसेट का, तो जो बच्चे जिन लोग का जीएस अच्छे से तैयार भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं सीसेट प्रॉब्लम करता है, तो आपने उसके लिए क्या अप्रोच फॉलो की थी, क्या? मुझे लगता है कि अगर आपका यूपीएससी लेवल का सीसेट तैयार है तो यूपी पीसीएस में तो कोई समस्या ही नहीं होनी है। लेकिन अगर आपका यूपीएससी में सीसेट तैयार नहीं है, जैसा मेरा था, मेरा जो पहला सिविल सर्विसेज की जर्नी में पहला अटेम्प्ट था वो यूपीएससी 2020 था। वहाँ पर मेरा सीसेट ही फेल हुआ था, मेरा जीएस क्लियर हो गया था, तो मेरे लिए सीसेट कंसर्न था। लेकिन यूपी पीसीएस चूँकि उसकी तुलना में आसान सीसेट पूछता है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें हिंदी और अंग्रेजी के भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मेरे लिए वो आसान हो गया। और फिर मैंने कुछ तैयार भी किया था, मैथ रीजनिंग मैंने अच्छे से तैयार की उसके बाद, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दूं तो इस बार सीसेट दोबारा से ना फेल हो। तो इस वजह से मैंने सीसेट की अच्छी तैयारी कर ली थी। और मेनली आपको फोकस करना है मैथ रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर आप फोकस कर लेंगे तो आप अगर इन फ्यूचर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको सीसेट में आप पीछे नहीं रहेंगे। जी, इसके लिए कहीं कंबाइंड कोई बुक वगैरह आती है जहाँ से मतलब इन पूरे सीसेट की तैयारी की जा सके? हाँ, नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसी बुक नहीं कहीं प्राप्त की है। अगर ऐसा हो सकता है ऐसे आती हो, बट मेरी जानकारी में नहीं है, इसके लिए मैंने अलग अलग ही किया था। यहाँ पर मैंने यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा लिया था, क्योंकि यूट्यूब पर एसएससी लेवल या फिर लोअर पीसीएस के लेवल की बहुत सारे मैथ रीजनिंग के यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, तो मैंने उनका सहारा लेकर के टॉपिक वाइज मैंने मैथ रीजनिंग अच्छे से कवर कर ली थी वहाँ से, ताकि अगर हिंदी अंग्रेजी में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएं जो जिनके लिए मैं सहज नहीं हूँ, तब भी मैथ रीजनिंग के दम पर सीसेट निकल जाए। दूसरी बात ये, अगर ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि यूपी पीसीएस में
जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो कंपलसरी होता है, और कंपलसरी होने के साथ साथ वो मेरिट लिस्ट में भी जुड़ता है। तो अगर आप जनरल हिंदी पर अभी से कमांड कर लें प्रीलिम्स के समय ही, तो आपको मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी जनरल हिंदी, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम होने का सबसे बड़ा एज यूपीएससी में यही मिलता है कि जनरल हिंदी का पेपर आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ रहा है, उसकी मार्किंग ऐड हो रही है उसमें। इस वजह से अब पहले से ही मैंने जनरल हिंदी का भी अच्छे से तैयारी कर ली थी। आदित्य पब्लिकेशन की एक वाइट कलर की बुक आती है, उससे मैंने जनरल हिंदी की तैयारी की थी। तो सर जैसे कि जीएस का जो पहला पार्ट होता है यानी कि प्रीलिम्स में, तो उसके लिए कोई बुक वगैरह आपने स्पेशल फॉलो की थी? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट। सर जो प्रीलिम्स में जीएस का पार्ट होता है यानी कि फर्स्ट पेपर होता है, तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल बुक्स वगैरह फॉलो की थी? हाँ जी, बिल्कुल मैंने फॉलो की थी। मैंने हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग बुक फॉलो की थी। जैसा सभी को पता है पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ की जो दो बुक्स हैं वो सभी को पता होती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। इसके अलावा फिर थोड़ा सा कैंडिडेट के सोर्सेज में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी आने लगती है। उदाहरण के तौर पर जो मेरा सोर्सेज था वो ये था कि मैंने घटना चक्र को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। 3 सब्जेक्ट की मैंने घटना चक्र विशेष तौर पर फॉलो की थी, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू से ये पाया था कि घटना चक्र से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी पीवाईक्यू से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट से हो रहे हैं। इसके अलावा मेरा इतिहास का जो पार्ट था उसके लिए मेरा जो कि ऑप्शनल ही है तो अच्छे से हो गया था। फिर इकोनॉमी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था तो मेरी इकोनॉमी यूपीएससी लेवल की तैयार थी। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कि इकोनॉमी में वहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, जबकि यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन की संख्या घट करके 7 से 8 हो जाती है और उसका लेवल भी मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा मिला इसका कि इकोनॉमी मुझे अलग से नहीं करनी पड़ी, और बिल्कुल मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया इकोनॉमी में, क्योंकि मुझे पता था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल आसान ही आ रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट का पार्ट, एनवायरनमेंट भी सेम इकोनॉमी के पैटर्न पे ही यूपीएससी की तुलना में यूपीपीसीएस में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो मेरा जो यूपीएससी का ही सिलेबस था और यूपीएससी की जो बुक्स थी, खासकर दृष्टि आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक होती है, वही पढ़ करके मेरा इकोनॉमी का एनवायरनमेंट का भी पार्ट हो गया था। सर जो यहाँ पर प्रीलिम्स में, क्योंकि आप यूपी का एग्ज़ाम देने गए थे, तो ज़रूरी है कि यूपी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए कोई बुक आपने? हाँ जी, मैंने ध्येय आईएएस की बुक एक रेफ़र की थी, प्री और मेंस दोनों के लिए। ध्येय आईएएस ने, खासकर मैं मेंस की अगर बात करूँ तो ध्येय आईएएस का एक कंबाइन एक स्टडी मटेरियल आया है। उसमें पेपर 1, 2, 3 जीएस का जो मेंस का है, तीनों का कंबाइन जो सिलेबस है यूपी स्पेशल का, उसको मिला करके उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। पहले वो नोट्स के फॉर्म में आता था, अब वो उसको बुक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो वहाँ से मैंने यूपी स्पेशल का पार्ट कंप्लीट किया, और सौभाग्य से पिछले 3-4 साल में सीधे ही क्वेश्चन उसी से आ जा रहे हैं। और मैंने कोशिश ये की कि यूपी स्पेशल के हर एक क्वेश्चन में यूपी का मैप बना करके लोकेट ज़रूर किया जाए, क्योंकि अगर आप सोचिए कि एक एग्जामिनर को एक ऐसी कॉपी मिल रही है जहाँ पर यूपी स्पेशल के क्वेश्चन में उसको यूपी की तरह ही डील किया गया है, और उसमें यूपी का मैप अगर अच्छे से बना दिया गया है, मैप के बेस पे उसको क्वेश्चन का आंसर किया गया हो, तो वो थोड़ा सा अतिरिक्त वो इम्प्रेस होगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि यूपी स्पेशल के हर एक आंसर में यूपी के मैप बनाया जाए। उदाहरण एक मैं देना चाहूँगा कि मेरे समय में एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 1 में कि यूपी के क्रांतिकारियों का नाम लिखते हुए उनका योगदान क्या है क्रांतिकारी आंदोलन में, ये बताइए। तो मैंने हर एक क्रांतिकारी जो उत्तर प्रदेश से था, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मैंने इनके बारे में लिखते वक्त, इनका क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान लिखते वक्त मैंने यूपी का मैप बना के सभी का बर्थ प्लेस दिखा दिया था। जैसे शाहजहाँपुर आप दिखा दीजिए राम प्रसाद बिस्मिल का, शाहजहाँपुर से ही अशफाक उल्लाह खां जी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी का दिखा दीजिए, और इसी तरह अब झांसी की रानी का दिखा दीजिए, उनका बर्थ प्लेस वाराणसी है बट उनका जो कर्मभूमि थी वो झांसी थी। इसी तरह आप सारे दिखा दीजिए। तो सर प्रीलिम्स की सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की, अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में सबसे पहला पेपर होता है एसए का होता है आई थिंक, तो एसए के लिए मतलब क्या चीज़ें आपने फॉलो की थी? एसए के लिए मेरा इतिहास वैकल्पिक विषय था, तो एसए में जो कोटेशन वाला पार्ट था, खासकर जो केस स्टडी वाला पार्ट था, वो मेरे इतिहास वैकल्पिक विषय से हो गया था। दूसरा, एसए में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था मेरे लिए कि कोटेशन की एक अच्छी सी लिस्ट बना ली जाए, तो मैंने उन कोटेशन की लिस्ट को कैटेगराइज्ड वे में बनाया था। जैसे कि पॉलिटिकल एसए के लिए करीब 2-3 पेज के कोटेशन, फिर इकोनॉमिक एसए के लिए अलग से कोटेशन, फिर कल्चरल कोई एसए आता है उसके लिए अलग से कोटेशन। तो करीब 10 पेज में मैंने कोटेशंस की लिस्ट बना ली थी वेरियस स्कॉलर्स की।
और लिस्ट बनाने के बाद फिर मेरे पास समय कम था तो मैंने ज़्यादा ऐसे लिख नहीं पाया था। मैंने 5 से 6 ऐसे या मैक्सिमम मैंने लिखे होंगे तो 10 लिखे होंगे, उससे ज़्यादा मैंने ऐसे ही मैंने नहीं लिख पाया था। और साथ में मैंने निबंध दृष्टि की बुक ली थी जिसका ज़्यादा प्रयोग तो नहीं हो पाया था, और लेकिन मैंने ये देख लिया था कि क्वेश्चन ऐसे को किस वे में लिखते हैं ताकि अच्छी मार्किंग हो सके। सिर्फ मैंने ये उससे सीखा था, बाकी मैंने बहुत उससे हेल्प नहीं ली थी। और 8-10 ऐसे लिखे, कोटेशन की लिस्ट बनाई और निबंध दृष्टि से एक मॉडल ऐसे का अध्ययन कर लिया। ये 3 चीज़ों की दम पर ऐसे मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद सर दूसरा पेपर होता है, हिंदी का होता है, तो हिंदी के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक आदित्य पब्लिकेशन की वाइट कलर की बुक आती है, उससे मैंने जनरल हिंदी का सारा तैयारी की थी। और उसके 2 फ़ायदे मिले थे। पहला तो जनरल हिंदी का जो मेंस है, जो मार्किंग में जुड़ रहा है, उसमें तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ में प्रीलिम्स में जो सीसेट का पेपर है उसमें सीधे से तैयार हो जाता था। जी हाँ। तो इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन के अलावा आपने कोई चीज़ें नहीं फॉलो की थी हिंदी के लिए? नहीं, कभी कोई चीज़ नहीं, कभी नहीं फॉलो किया मैंने। उसके बाद जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन होता है, 4 पार्ट होते हैं जीएस के, तो इसके लिए मतलब आप बता पाएँ पेपर वाइज क्या चीज़ें फॉलो की थी? पेपर, अगर कंपलसरी पेपर की बात करें तो जैसे आपको भी पता है कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 में वेरियस पार्ट होता है हिस्ट्री का ही, तो चूंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मेरे हिस्ट्री के ही जो वैकल्पिक विषय के नोट्स है उसी से कंप्लीट हो गया था। फिर आते हैं ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले महेश बड़वाल की किताब आती है, उसी से मैंने नोट्स बनाए थे। और मैंने ये कोशिश की थी कि जो सिलेबस में जो ज्योग्राफी के पॉइंट्स लिखे हैं उनको मैं सबसे पहले वरीयता दूं नोट्स बनाने में, और उनके कोटेशंस, यानी कि इवन मैंने कि कोटेशंस ज्योग्राफी में भी तैयार किए थे। कैसे तैयार किए थे? वो ऐसे कि अगर आप जैसे कि आप देखेंगे सिलेबस में चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये सब लिखा हुआ है, वाताग्र है सीधे सिलेबस में। इन सब की डेफिनेशन एक तो टीचर्स लिखाते हैं सिंपल वे में ताकि बच्चों को समझ में आए, एक दूसरे तरह की डेफिनेशंस होती हैं कि किसी ने कोट किया है, जैसे कि किसी बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने कोई डेफिनेशन दी है, तो मैंने प्रीफर किया कि थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन के साथ डेफिनेशन लिखी जाए। जब सिलेबस में पॉइंट दिया ही है तो उसको इतने अच्छे से तैयार किया जाए कि अगर वो रिपीट हो जाए या सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तब बहुत अच्छे से उसको लिख सके। और संयोग से ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे उस साल, इवन अभी तक के 4-5 साल के मेंस में, ये मैंने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के या किसी भी विषय के, सीधे टू द पॉइंट सिलेबस से ही आ रहे हैं, कुछ अभी भी अलग नहीं किया है। तो मैंने सबका ऑथेंटिकेशन के साथ डेफिनेशन तैयार की। मैंने एक फिगर की लिस्ट तैयार की ज्योग्राफी में कि अगर साइक्लोन है तो उसके 2-3 फिगर साइक्लोन के, फिर ग्लोब का दिखा देना, वर्ल्ड मैप तैयार करना। मैंने वर्ल्ड मैप कम से कम 100-150 बार प्रैक्टिस की होगी ताकि वहाँ पर क्वेश्चन दिखते ही वर्ल्ड मैप मैं बना लूँ और ग्लोब में बना लूँ। जैसे कि अगर आपको चक्रवात दिखाना है, उसमें शीतोष्ण चक्रवात अगर आपको दिखाना है, टेम्परेट साइक्लोन, तो आपको ग्लोब में उसका जो अक्षांशीय अवस्थिति है वो आप बता सकें कि ग्लोब में देखिए इस जगह पर टेम्परेट साइक्लोन आते हैं। तो आप जैसे ही आप डेफिनेशन लिख रहे हैं बॉक्स में आप टेम्परेट साइक्लोन का लोकेशन भी दिखा दीजिए ग्लोब बना करके। फिर जब आप मेन बॉडी लिख रहे हो टेम्परेट साइक्लोन की, तब आप फिर से एक वर्ल्ड मैप बना करके दिखा दीजिए, देखिए वर्ल्ड मैप में इस एरिया में टेम्परेट साइक्लोन आते हैं। फिर जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तब आप करंट अफेयर जोड़ दीजिए कि भाई देखिए जो टेम्परेट साइक्लोन है वो उसकी विशेषता ये है और हाल ही में देखिए ये टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर आया। तो अब आप देखिए एक कंप्लीट पैकेज आप एग्जामिनर को दे चुके हैं। आपने ग्लोब भी दिखाया, वर्ल्ड मैप में लोकेशन भी दिखाया, ऑथेंटिकेशन के साथ डेफिनेशन भी लिख दी, मेन बॉडी आपने अच्छी लिखी, कंक्लूजन में करंट अफेयर से भी जोड़ दिया। तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे कॉपियाँ दिखाई अपने टीचर्स को तो उन्होंने काफ़ी सराहना ये की थी कि मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस को करंट अफेयर से लिंक कर दिया था, खासकर कंक्लूजन वाले पार्ट में। उसके बाद उसके बाद आता है इंडियन सोसाइटी का पार्ट। तो बहुत शायद कुछ ही लोग ऐसा मानेंगे कि इंडियन सोसाइटी में भी मैप बनाने का स्कोप होता है। उदाहरण मैं देता हूँ, इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है सांप्रदायिकता या क्षेत्रवाद। तो सांप्रदायिकता का जब आप आंसर लिख रहे हो तो तुरंत एक मैप बना दीजिए कि देखिए हाल ही में सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर हुए। तो जब भी सांप्रदायिकता का क्वेश्चन आता था मैं आंख मूंद करके एक मैप तो बनाता ही था मेन बॉडी में कि देखिए हाल ही में सांप्रदायिक दंगों की वजह से ये हॉटस्पॉट हैं सांप्रदायिक दंगों के, जैसे कि गुजरात के दंगे 2002 के, मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 के, फिर अमृतसर वाला जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। तो ऐसे 4-5 आप लोकेट कर दीजिए सांप्रदायिकता वाले क्वेश्चन में। फिर अगर आप क्षेत्रवाद एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में, जैसे ही क्षेत्रवाद का क्वेश्चन आए तुरंत इंडिया का मैप बना दीजिए कि क्षेत्रवाद के द्वारा कहाँ कहाँ पर अराजकता फैल रही है, उस एरिया को आप हॉटस्पॉट लोकेट कर दीजिए। फिर एक क्षेत्रवाद में एक ये आप फिगर बना दीजिए, एक बड़ा सा गोला बनाइए क्षेत्रवाद में, उसके अंदर छोटे छोटे 2-4 त्रिभुज और चतुर्भुज बना दीजिए। देखिए ये पूरा हमारा राष्ट्र है गोला, उसके अंदर
ये क्षेत्र हैं जिनकी अलग अलग अस्मिताएं हैं, ट्रायंगल दिखा दीजिए, चतुर्भुज दिखा दीजिए। ये मैंने कॉपी किया था रवि सिहाग सर की कॉपी से, उन्होंने क्षेत्रवाद में ये फिगर बनाया था। तो आप टॉपर्स की कॉपी देख करके वहाँ से फिगर और कोटेशन चुरा चुरा करके अपना एक नोट्स बनाते रहिए। फिर यूपी स्पेशल आता है। मैंने पहले ही बताया कि यूपी स्पेशल का जितना भी पार्ट था सारा मैंने ध्येय आईएएस से मैंने किया, और मैंने कोशिश की कि सब में मैप जरूर बनाया जाए। मैप ध्येय आईएएस में नहीं दिया हुआ है, मैप आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद की मेहनत से। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में 3 पार्ट हैं, पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस। थोड़ा सा सोशल जस्टिस का भी पार्ट है, लेकिन वो भी गवर्नेंस से लिंक ही हो जाता है, या फिर इंडियन सोसाइटी से ही लिंक हो जाता है। पॉलिटी के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी ये है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं दूसरों की तुलना में, तो आप ये कर सकते हैं कि पॉलिटी में एक तो बहुत सारे आर्टिकल रटे हों। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो पॉलिटी के मेंस आंसर में, और आपको याद आ जाए कि ये सेंटेंस इस आर्टिकल से दिया हुआ है, तो आप ब्रैकेट में वो आर्टिकल लिख दीजिए। आपके हर एक आंसर में एक दो सुप्रीम कोर्ट के केसेस का निर्णय ज़रूर हो। अगर आप धर्मनिरपेक्षता भी लिख रहे हो तो मिनर्वा मिल्स केस और एसआर बोम्मई केस ज़रूर डालिए उसमें। अगर आप मूल ढांचे की बात कर रहे हो तो आप सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस ज़रूर कोट कीजिए। इसके साथ साथ आप पॉलिटी में भी मैप बना सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि अगर आप नए राज्यों की मांग की बात आ जाए पॉलिटी में, तुरंत मैप बनाइए कि देखिए वर्तमान भारत में यहाँ नए राज्यों की मांग हो रही है। जैसे कि बोडोलैंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश को ही 4 भागों में बांटने की बात हो रही थी, हरित प्रदेश बना दो, बुंदेलखंड बना दो। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में नए राज्यों की मांग हो रही थी, ये हो सकता है। इस तरह आप पॉलिटी में भी मैप बना सकते हैं। फिर आते हैं गवर्नेंस में। फिर गवर्नेंस में आप अगर दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ कीजिए कि आपको सेकेंड ARC के कुछ पॉइंट्स पता हों, फिर संवैधानिक समीक्षा आयोग के कुछ पॉइंट पता हों, विधि आयोग के कुछ कंक्लूजन पता हों। ये आप 2-4 कमेटीज़ के नाम जरूर पता हों। तो कमेटीज़ की लिस्ट हो आपके पास पूरी, कि दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या बोला चुनाव सुधार पर, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने क्या बोला चुनाव सुधार पर, राज्यपाल के पद के ऊपर जो राजमन्नार कमेटी ने क्या बोला, और सरकरिया आयोग ने क्या बोला, और पुंछी आयोग ने क्या बोला। इसी तरह कमेटीज़ की लिस्ट अच्छी खासी होनी चाहिए, केसेस होने चाहिए, आर्टिकल्स होने चाहिए गवर्नेंस में भी, और सेकेंड ARC और वेरियस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। अब आते हैं आईआर में एक ये ट्रेंड है यूपी PCS में कि हर साल 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से जरूर पूछ रहे हैं। ये आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे तो ये पाएंगे कि 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से सीधे सीधे हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है जो नोटिस करने वाली है कि जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही पॉपुलर इशू से थे। जैसे इस बार मैंने मेंस लिखा 2022 का, तो उसमें मैंने सीधे पाया कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस सीधे आ गया। पिछली बार मेरे स्वयं में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो रही थी, तो सीधे क्वेश्चन उसमें था कि अमेरिकी सेना की वापसी के संदर्भ में क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान को इंडिया ने क्या क्या दिया है, उसका सेंस ये था क्वेश्चन का। तो आप जैसे ही करंट अफेयर पे आते हैं तो मेंस 365 मैंने लिया था विजन IAS की, उसमें सारे करंट अफेयर के इशू मैंने सारे कर लिए थे IR के। और मैंने फिर वहाँ पर मैंने क्या वैल्यू एडिशन किया था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने वैल्यू एडिशन के रूप में सभी IR के आंसर लिखते वक्त मैप जरूर बनाए थे। जैसे कि अगर मेरे स्वयं में आया था कि अफगानिस्तान में भारत की इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो मैंने मैप बना के दिखाया था कि देखिए कि हमने भारत ने सलमा डैम बनाया है, तो सलमा डैम को अफगानिस्तान के मैप में लोकेट कर दीजिए, इंडिया का मैप बनाइए, उसी से जुड़ता हुआ अफगानिस्तान का मैप भी बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ठीक बाद अफगानिस्तान है। तो जब अफगानिस्तान का मैप बनाइए इंडिया के साथ साथ बॉक्स में, तो अफगानिस्तान में लोकेट कर दीजिए कि सलमा डैम इस जगह है। फिर एक है कि हमने पुल एक खुमरी करके एक हमने रेलवे लाइन शायद बिछाई थी, तो वो एक है। एक हमने सड़क बनाई थी, इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सड़क बनाई थी, जारंज डेलाराम हाईवे ऐसा करके, इसको लोकेट कर दीजिए कि जारंज यहाँ है, डेलाराम यहाँ है, दोनों को एक सीधी रेखा से मिलाने वाला पॉइंट कर दीजिए कि यहाँ पर जारंज डेलाराम हाईवे है। पुल खुमरी हमने दिखाया था। फिर एक आपको जैसे मैंने बताया सलमा डैम को लोकेट करके दिखाया। इस तरह से आप लोकेट करके दिखाइए तो उनको थोड़ा सा इंप्रेस होंगे कि इसको अफगानिस्तान के अंदर भी कहाँ कहाँ लोकेशन है इसको पता है। फिर इसी तरह से इस बार क्वेश्चन आया कि यूक्रेन रसिया क्राइसिस, तो आप काला सागर का एरिया बना करके रसिया यूक्रेन और उसके जो नेबर कंट्री वो दिखा दीजिए। यही है कि IR में मार्क्स लाने के लिए आपको मैप बनाने पड़ेंगे और अच्छे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब पेपर 3 में आते हैं जो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था। मुझे लगता है पेपर 3 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर आपको नोटिस करना पड़ेगा किस एक सब्जेक्ट में आता है। तो अब सिर्फ एक ही पार्ट है साइंस एंड टेक जहाँ पर करंट अफेयर आता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको करंट अफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये करेंगे तो इसका मतलब आप भटक रहे हैं अपने लक्ष्य से। इकोनॉमी में
यूपीएससी में संयोग से करंट अफेयर आता है, लेकिन यूपी पीसीएस में अभी तक करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आए हैं। आए हैं तो बहुत ही इनडायरेक्टली आए हैं, जैसे कि नीति आयोग का एक बार आया था 3 साल पहले कि नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, तो क्वेश्चन सीधा आ गया था कि नीति आयोग का रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है वो बताइए। तो इकोनॉमी से बड़े रेयर है कि शायद आ जाए, लेकिन साइंस एंड टेक से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आएगा करंट अफेयर से। तो ये अब इसका फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। इकोनॉमी के लिए आप कोशिश कीजिए कि फिगर बनाइए। फिगर कैसे बनाएंगे आप? पाई चार्ट या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और एक होता है कि सर्कल बना करके वेन डायग्राम बनाना। वेन डायग्राम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बनाए थे। इस बार से नीति आयोग पे क्वेश्चन आया, तो नीति आयोग पे क्वेश्चन बनाने के लिए एक आप ट्रायंगल बना करके उसको बाइसेक्ट कर करके कि देखिए अध्यक्ष इतने, एक अध्यक्ष ये है, ये सदस्य ये कर रहा है, ये सदस्य ये कर रहा है, ये नीति आयोग का एक स्ट्रक्चर आप ट्रायंगल में बना सकते हैं। फिर आते हैं साइंस एंड टेक, करंट अफेयर से ही हो जाएगा। साइंस एंड टेक में भी फिगर बन सकता है, मैप बन सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए, बायोटेक पर इंडिया की क्या क्या प्रोग्रेस है। तो आप जब इंडिया की बायोटेक में क्या क्या प्रोग्रेस है, अगर ये आप आंसर लिख रहे हो, तुरंत एक मैप बनाइए कि देखिए आईआईटी दिल्ली ये कर रही है, आईआईटी दिल्ली को लोकेट कर दीजिए दिल्ली की जगह पर। फिर आईआईटी हैदराबाद ये कर रहा है, तो आईआईटी हैदराबाद क्या कर रहा है ये पैराग्राफ में मत लिखिए, मैप बना कर दिखाइए कि हैदराबाद देखिए यहाँ पर है, एरो खींचिए, फिर उसके बाद दिखाइए कि देखिए आईआईटी हैदराबाद ये किया है, आईआईटी दिल्ली ये किया, आईआईटी मद्रास ये किया है। तो आप अगर कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूशन, रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है और वो बायोटेक के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको लोकेट करते हुए मैप में तब दिखाइए। तो ये साइंस एंड टेक में अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आंसर राइटिंग में। फिर एनवायरनमेंट में अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, लेकिन नहीं पूछ रहे हैं वो। शायद यूपी स्पेशल का भारांश ज़्यादा करने की वजह से एनवायरनमेंट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। इस साल भी 1-2 क्वेश्चन, हर बार एक ही क्वेश्चन आया है। तो एनवायरनमेंट के लिए सिंपल से आंसर, प्लस कोशिश कीजिएगा उसमें कि जो डेफिनेशन हो वो विद्वानों की हो डेफिनेशंस, और साथ में करंट अफेयर भी लिंक हो। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सबसे अच्छी ट्रिक है मार्क्स लाने की, कि कोई भी डिजास्टर अगर आप चर्चा कर रहे हो, जैसे भूकंप है या भूस्खलन है या फिर सुनामी है, तो जैसे सुनामी है तो डेफिनेटली यही आएगा कि सुनामी का क्या तात्पर्य है और सुनामी से भारत को क्या क्या हानियाँ हुई हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है हाइपोथेटिकली, तो आप जैसे ही सुनामी की डेफिनेशन लिख रहे हो इंट्रो में, तो सुनामी की डेफिनेशन आप खुद से बनाने की या फिर आसान भाषा में लिखने के बजाय किसी एक विद्वान के द्वारा सुनामी की डेफिनेशन जो दी गई वो लिख लीजिए। और जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो बॉक्स में बगल में सुनामी का एक फिगर बना दीजिए कि आप 2 चट्टानें हैं, वो क्रैक हो रही हैं, ऊपर से सुनामी, वो थोड़ा सा लहर उठ रही है, ऐसा करके एक फिगर आप मिल जाएगा गूगल पे। तो सारी जो आपदा हैं, उन आपदाओं का अगर फिगर बन सकता है तो फिगर बना दीजिए, फिर उसको कनेक्ट कर दीजिए करंट अफेयर से। फिर शायद यूपी स्पेशल बच रहा है या कोई टॉपिक बच रहा है पेपर 3 में, यूपी स्पेशल। फिर वही मैंने जो पुरानी स्ट्रेटजी की यूपी स्पेशल के लिए यूपी का मैप बना करके तब दिखाया जाए। पेपर 4 सा, हाँ पेपर 4 सबसे इंटरेस्टिंग, और मेरे लिए मेरा सबसे स्ट्रेंथ था पेपर 4। उसके लिए ये आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन का नेचर क्या है, यूपीएससी से क्या अलग है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई करते करते हम ये भूल जाते हैं कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन का नेचर क्या है। आप एक बेसिक डिफरेंस पाएंगे यूपीएससी की तुलना में। यूपी पीसीएस में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 या 2 आते हैं। हर साल एक विद्वान का कोटेशन यूपीएससी करीब 4-5 कोटेशन ऐसे देते हैं, आपको उसको एलेबरेट करना होता है। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है। आप आश्चर्य में रह जाएंगे ये बात सुन करके कि अभी तक 5 सालों में यूपी पीसीएस ने सिर्फ 2 फिलोसोफर को टच किया है, वो है कांट और महात्मा गांधी जी। तीसरा फिलोसोफर पूछा ही नहीं है। आप कोई भी मार्केट से एथिक्स का नोट्स ले लीजिए, वहाँ पर कम से कम 30 से 40 फिलोसोफर होंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि सिर्फ यही 2 पूछ रहे हैं, तो सबके बारे में बेसिक आइडिया ले लीजिए। अगर नया कुछ पूछेंगे भी तो बेसिक पूछेंगे। यूपीएससी में इसका अपोजिट है। यूपीएससी में लगभग हर साल 1-2 फिलोसोफर से क्वेश्चन पूछते ही हैं, और अब तक अगर वो काउंट करेंगे आप पिछले 2013 से 20 तक, तो यूपीएससी में 10 से 12 फिलोसोफर के कोटेशंस पूछे जा चुके हैं। यूपी पीसीएस में केवल गांधी और कांट के आगे बढ़े ही नहीं है। तो हमें फिलोसोफर बहुत कम करना है। अब करना क्या है? करना यह है कि वहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर होता है कि XYZ वैल्यू का क्या तात्पर्य है, और वर्तमान की सिविल सेवा में, वर्तमान के समाज में उसके क्या रिलेवेंस है। तो जब आप मूल्य वाला आंसर लिख रहे हो, मूल्य वाले टाइप का आंसर हो, तो एक नॉर्मल लड़का क्या करेगा, नॉर्मल कैंडिडेट क्या करेगा कि उस मूल्य का तात्पर्य इंट्रो में दिखाएगा, फिर मेन बॉडी में उस मूल्य की प्रासंगिकता दिखाएगा। ये एक सामान्य तरीका है आंसर लिखने का। एक उसमें आप अलग ये कर सकते हैं ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए कि उस वैल्यू को डिफाइन कीजिए बहुत ही एक लाइन में, यानी 10 वर्ड्स में। उसके बाद उस वैल्यू से टच करता हुआ क्या कोई इंडियन फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी में कोई एक कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के तौर पर हम परोपकार ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन आता है कि परोपकार का क्या तात्पर्य है और वर्तमान की सिविल सेवा में परोपकार की प्रासंगिकता क्या है।
तो आप दिखाइए कि परोपकार का ये तात्पर्य है एक लाइन में। फिर उसके बाद ये बताइए कि भारतीय परंपरा में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये वाक्य परोपकार को अच्छी तरह से परिभाषित करता है। उसी इंट्रो में ही लिखिए। फिर तुरंत लिखिए कि वर्तमान में XYZ सिविल सर्वेंट जो हैं, IAS या IPS हैं, ये परोपकार की मूल्य को पूर्णतः आत्मसात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने 3 चीज़ टच कर ली, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन अच्छी सी, फिर आपने एक पद्य का कोटेशन भी डाल दिया परोपकार से टच करता हुआ, फिर वर्तमान का कंटेम्प्रेरी किसी IAS IPS का नाम आपने लिख दिया कि वो परोपकार के मूल्य को आत्मसात करता हुआ दिख रहा है। तो आपका इंट्रो दूसरों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। फिर मेन बॉडी में आप रिपोर्ट के साथ साथ उसकी प्रासंगिकता बताइए कि देखिए वर्तमान में परोपकार का मूल्य घट रहा है सिविल सर्विसेज में। उसकी रिपोर्ट ये है कि विधि के शासन सूचकांक में भारत की रैंक 69 है, मानवाधिकार सूचकांक में भारत की रैंक इतनी गिर रही है। इस तरह से हर इंडेक्स में इंडिया की रैंक गिर रही है। इस वजह से परोपकार का मूल्य भारतीय सिविल सेवा में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। रिलेवेंस जब भी दिखाएं तो आप किसी इंडेक्स या फिर रिपोर्ट्स का नाम जरूर डालें। जी सर, इसके लिए बुक कोई फोर्थ के लिए एथिक्स के लिए दुर्भाग्य है कि इतनी अच्छी बुक अभी तक नहीं आ पाई है। 2-3 बुक्स हैं, एक दृष्टि IAS की है, वो भी अच्छी है, बट उसको बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना होगा। आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्ट नहीं होंगे, स्मार्टली पढ़ना होगा। दूसरा एक पतंजलि की है, मैंने यही 2 है। तीसरा विजन की भी है। इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, तीनों इक्वली बहुत अच्छी हैं और मैंने यही तीनों देखी हैं, पढ़ी कोई भी नहीं है। सिर्फ मैंने आउटलाइन ले लिया है किसी एक बुक से, तीनों में से, और उसको मैंने अपने हिसाब से एलिब्रेट किया है। सर, तैयारी करते दौरान जो छात्र मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान लीजिए ऐसा फेज आता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो कभी, तो क्या आप उससे मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट किए फिर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यात्रा लंबी है और थोड़ा सा कठिन भी है, और यहाँ पर कह सकते हैं सफलता का दर बहुत कम है, 1% से भी कम है। इस वजह से डीमोटिवेशन आना स्वाभाविक है। अगर डीमोटिवेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आएगा ही आएगा, एक अनिवार्य अंग है। तो आने के लिए उनके लिए ज़्यादा आता है जो कई बार फेल हो चुके हैं या फिर दुर्भाग्य से उनका नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखिए कि क्या आप सही राह पे चल रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी तैयारी को रीडिफ़ाइन करना है या फिर स्ट्रेटजी को रीडिफ़ाइन करना है तो वो कर लीजिए, और साथ में कुछ आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं मोटिवेट होने के लिए। कुछ अच्छे वीडियोज़ या शॉर्ट मूवीज़ ये आप देख सकते हैं। तो जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नए हो या फिर पुराने हो सकता हो, तो उनके लिए आप कुछ मैसेज या फिर मोटिवेशन की लाइनें कुछ बताना चाहें? हाँ जी, बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो नए आए हैं वो सिर्फ ये देख लें कि वो क्या करने आए हैं और इस तैयारी में सक्सेस रेट कितना है। अगर आपको दूसरों को छोड़ करके, भीड़ को छोड़ करके आगे निकलना है तो आपको कुछ अलग ज़रूर करना होगा। यहाँ पर सिर्फ हर एक सब्जेक्ट में 8-10 बुक्स हैं, इधर उधर भटकने के बजाय केवल एक बुक ले लीजिए और अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, और गूगल और यूट्यूब का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लीजिए। दूसरे वर्ग में ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस सब दे लिया है, लेकिन संयोग से दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है कि वो 2-4 नंबर से या फिर कुछ एक नंबर से मेरिट लिस्ट से आउट हो रहे हैं। वो एक बार फिर से तैयारी करें और ये सिर्फ सोच लें कि वो अपने लक्ष्य से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। शायद एक अच्छा आंसर या एक अच्छा पेपर अगले साल उनकी रैंक इंप्रूव कर देगा या फिर उनको लिस्ट में ला देगा। तो यही सोच के वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी देख लेंगे कि कौन सा पेपर मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, उस पेपर में विशेष ध्यान दे दें तो अगली बार उनकी भी रैंक आ जाएगी। जी सर, आपने बहुत ही लंबा समय हमने आपका लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई जो कि उनके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो हो सकता है आपको लंबा लगा हो, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपका चाहे प्रीलिम्स का पार्ट हो गया या फिर मेंस का पार्ट हो गया, वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।